वेलकम टू शुभम क्लासेस। आज हम चैप्टर 14 की बात करेंगे जिसका नाम है परितंत्र। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पारिस्थितिक तंत्र व समष्टि के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसी से आगे उसके डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। क्या है देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र व की विचारधारा कार्ल मोवियस ने दी थी। इस तंत्र की विचारधारा किसने दी थी? कार्ल मोवियस ने। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग एजे टेंसले ने किया था 1935 में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी ये मेंशन था कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टेंसले ने, ठीक। इसके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण, जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है, ठीक है। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया था कि जो इकोसिस्टम है, जो परितंत्र है, वो क्या है? एबायोटिक और बायोटिक रिलेशनशिप को दर्शाता है। मीन्स अजैविक एवं जैविक कारकों के संबंध को दर्शाता है, व्यक्त करता है। इसी को क्या बोलते हैं? परितंत्र, ठीक है। और ये भी मैंने बताया जो इंडिया के थे वो कौन थे? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय परिस्थिति का पिता कहा जाता है, ठीक। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, एक फंक्शनल यूनिट है। कौन? पारिस्थितिक तंत्र। किसका फंक्शनल यूनिट है? नेचर का। जैव तंत्र की सबसे बड़ी इकाई जैवमंडल होती है, ठीक, सबको पता है। तथा सौर ऊर्जा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। किसी भी हम लाइट सोर्स का बात करेंगे तो सन होगा, ऊर्जा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल, ठीक है, और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचर ने बनाया है, आर्टिफिशियल जो मनुष्य ने बनाया है, ठीक। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पहला क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम। प्राकृतिक स्थितियों या आवास के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। उनकी कंडीशन के या उनके रहने के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, एक टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं, एक्वेटिक में जो पानी में रहते हैं, ठीक। स्थली जो स्थल पर रहते हैं, जैसे वन, घास का मैदान तथा मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र किस में आ जाएंगे? टेरेस्ट्रियल में आ जाएंगे। दूसरा है एक्वेटिक, यह स्थिर जली स्वच्छ जल, ठीक है, याद रखिएगा, स्वच्छ जल जैसे तालाब, पोखर, शरीर जली स्वच्छ जल जैसे नदी, धारा, झरना आदि तथा समुद्र जल, ठीक। तो समझ में आ गया, टेरेस्ट्रियल प्लेन मैदान में, जली एक्वेटिक, ये नेचुरल के टाइप है, ठीक। जैसे महासागर होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादन पादप, प्लग एवं शैवाल होते हैं, ठीक है। को जलीय एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? पादप, प्लग एवं शैवाल, ठीक, क्लियर है। दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो मनुष्य द्वारा इकोसिस्टम बनाए जाते हैं, ठीक है। यह मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, जैसे फसल पारिस्थितिक तंत्र, मछली घर आदि, ठीक। अब है पारिस्थितिक तंत्र के घटक, क्या क्या घटक होते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र निम्न घटकों से मिलकर बना होता है। पहला जैविक घटक, मतलब जीव से, ठीक। यह जीवित जंतुओं, पादपों तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा बना होता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं जैविक घटक। जैविक कारक पढ़ा था हमने, अजैविक कारक, जैविक कारक, तो वही ये भी है, ठीक है, जैविक घटक। इसलिए वो बोल रहे हैं जीव जंतुओं, पादपों तथा समक्ष जीवों से मिलकर बना होता है। इसके प्रमुख भाग हैं, ठीक। पहला है प्रोड्यूसर, उत्पादक, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, ठीक। तो कौन? सबसे पहला एग्जांपल क्या आ जाएगा? प्लांट, ठीक। हरे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। पता है ना फोटोसिंथेसिस क्या होती है? लाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक। हरे पादप सूर्य के प्रकाश, CO2 तथा जल को लेकर पर्णहीम द्वारा सुक्रोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुक्रोज। तथा O2 वातावरण में मुक्त करते हैं और CO2 लेते हैं, O2 मुक्त करते हैं, सबको पता है, ठीक। वातावरण से CO2 हटाने पर सर्वप्रथम प्रभावित उत्पादक होंगे, वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाएगी, ठीक। अगर जब वातावरण में CO2 नहीं रहेगा तो क्या प्लांट CO2 ले पाएगा? नहीं। तो क्या प्लांट फूड बना पाएगा? नहीं। तो क्या वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा? नहीं कर पाएगा, ठीक। इसलिए वो बोल रहे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, क्योंकि CO2 तो रहेगा ही नहीं। उदाहरण हरे पादप व नीलहरित शैवाल, ठीक है। तो प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल क्या होगा? हरे पादप व नीलहरित शैवाल। दूसरा है उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं, जो प्लांट से क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। सभी विषम पोषी जंतु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से पादपों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे से ही अपना भोजन क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इनको निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया है। पहला हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स। नाम से लग रहा है हर्बीवोर्स जो प्लांट को खाएंगे,
कार्निवोर्स जो मांस खाएंगे, ठीक। उदाहरण है खरगोश, चूहा, गिलहरी, बकरी, मवेशी आदि शाकाहारी तथा पक्षी, बाज, सांप, लोमड़ी आदि मांसाहारी जीव है। तो कंज्यूमर में दोनों आ जाएंगे, हर्बीवोर्स भी और कार्निवोर्स भी, हर्बीवोर्स भी और कार्निवोर्स भी, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो कंज्यूमर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। हिंदी में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक नाम से लगा सबसे पहले ये जीव अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। उत्पादक मतलब प्लांट से, ठीक, अथवा शाकाहारी कहलाते हैं। इसलिए प्लांट खा रहे इसलिए वो कैसे हैं, शाकाहारी है। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक स्तर के उपभोक्ता शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, या तो वो प्लांट खाएंगे या तो जो शाकाहारी है उनको खाएंगे, ठीक। तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक स्तर के उपभोक्ता उच्च मांसाहारी होते, वो प्लांट नहीं खाते, सीधे वो मांस खाते हैं, ठीक। ये द्वितीयक स्तर के जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो तृतीयक उपभोक्ता है ये इससे अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। जो द्वितीयक है ये इससे अपना भोजन लेते हैं, और जो प्राथमिक है वो प्लांट से लेते हैं, ठीक। किससे लेते हैं, प्लांट से, क्लियर है, ठीक है। अब है सर्वाहारी, ओमनिवोर्स, ठीक है। ये दोनों खाते हैं, मांस भी और प्लांट भी, ठीक है। ये उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को खाते हैं, उदाहरण सुअर, भालू, ठीक। अब मृताहारी या अपमार्जक, डेट्रीवोर्स, नाम से लग रहा है ये सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इसको सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या और बोल सकते हैं, सैप्रोफाइट्स, उदाहरण गिद्ध। अब अपघटक, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं। कहीं भी एक बॉडी अगर डेथ हो जाती है, देखते हैं उस पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं और वो बॉडी को वो क्या करने लगते हैं, गलाने लगते हैं, सड़ने गलाने लगते हैं। तो वैसे ही अपने आप थोड़ी सड़ने करने लगता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके हेल्प से वो सड़ने करने लगते हैं, ठीक। ये मृत जंतु या पादप शरीर को अपघटित कर देते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उदाहरण जीवाणु और कवक, ठीक। अभी तो हमने जैविक घटक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जैविक घटक में क्या गए थे देख लेते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, कंज्यूमर में 3 टाइप्स पढ़नी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब क्या पढ़ेंगे, अजैविक घटक, ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला फिजिकल कंपोनेंट, भौतिक घटक, ठीक है, जो फिजिकली होते हैं, जैसे ताप, टेम्परेचर, वाटर, एयर, ताप, जलवायु, दाब, आर्द्रता, ठीक। अकार्बनिक मैटर, पदार्थ, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस। फिर कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, हो गए। अब हो गया पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ये ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में कैसे ट्रांसफर होता है, या एक प्लांट से एक जीव में कैसे गया, फिर उस जीव में दूसरे जीव में कैसे गया, ठीक। हरे पादप तथा उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। जो प्लांट कौन सा एनर्जी ले रहे हैं, कौन सा ऊर्जा ले रहे हैं, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा ले रहे हैं, उसको किस ऊर्जा में चेंज कर देंगे, रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देंगे। कौन चेंज कर रहा है, हरे पादप। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब ऊर्जा का ट्रांसफर सदैव एक दिशाई होता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक। जैसे ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट को कौन खाया, प्लांट को रैबिट खाया, ठीक, ठीक है। रैबिट को कौन खाया, रैबिट को कैट खा गई, ठीक। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा है, एक डायरेक्शन। प्लांट का ऊर्जा कहाँ गया, रैबिट में, रैबिट का ऊर्जा कहाँ गया, कैट में। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा, ठीक। लिंडमैन 1942 के 10% नियम के अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग स्थानांतरित होता है, शेष 90% ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, ठीक है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य का प्रकाश ही होता है। अब ये 10% रूल पूछता है, क्या है, किसने दिया था, लिंडमैन ने। कब दिया था, 1942 में। मैंने अभी बताया था ये प्लांट है, ठीक है, इसको रैबिट खा रहा है, ठीक। रैबिट को कौन खा रहा है, कैट, ठीक है। कैट को कौन खा रहा है, ठीक है, लॉयन, सपोज, ठीक। तो इसका अगर इसने प्लांट खाया तो इसको 90% 100% मिलना चाहिए ना, नहीं, तो इसको कितना मिलता है, केवल 10%। कितना मिल रहा है इसको प्लांट से, 10%, ठीक। अब रैबिट को कौन खा जा रहा है, कैट, तो कैट को कितना ऊर्जा मिल रहा है, केवल 10%, ठीक। 90% क्या हो रहा है, लॉस हो जाता है, ठीक है। 90% लॉस होता है, केवल कितना एनर्जी का ट्रांसफर होता है, 10%, ठीक है।
नोट, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी ऊर्जा का ह्रास उतना ही कम होगा। ठीक, मीन्स जितना जो श्रृंखला भी मैंने बनाई थी, ठीक है, प्लांट को कैट खा रहा है, सॉरी रैबिट खा रहा है, रैबिट को कैट खा रहा है, कैट को लायन खा रहा है, वो जितनी छोटी होगी ऊर्जा का हानि उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक, और केवल लेकिन ट्रांसफर कितना होता है, केवल 10% ही ट्रांसफर होता है एक जीव से दूसरे जीव में, 90% जो ऊर्जा है वो लॉस हो जाती है। ठीक, हानि हो जाती है। अब है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे प्लांट अपना प्रकाश संश्लेषण किए, ठीक है, उससे अपना फूड बनाए, ठीक है, जो फूड बना रहे हैं उसमें कुल कितनी मात्रा, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, मीन्स प्लांट जितना भी अपना भोजन बना रहे हैं किसके हेल्प से, प्रकाश संश्लेषण की मदद से, जितना भी उत्पादक कर रहे हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, इसीलिए उसको प्राथमिक उत्पादक ना, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक एग्जाम्पल क्या था, प्लांट, वही अपना फूड बना रहे हैं तो उसी को बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राथमिक उत्पादकों द्वारा संचित कार्बनिक पदार्थों या ऊर्जा की मात्रा शुद्ध प्राथमिक प्रोडक्टता मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब ये जो प्लांट उत्पादन कर रहे हैं, जो उत्पादक की तरह रोल का निभा रहे हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सकल प्राथमिक उत्पादकता का वह भाग है, मतलब ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसका भाग है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का भाग है। ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भाग है ये किसका है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ही भाग है। तो इसलिए वो बोल रहे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सकल प्राथमिक उत्पादकता का वह भाग है जो श्वसन क्रिया में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के पश्चात शेष बचता है। ठीक, जितना भी वो श्वसन क्रिया लिए, जितना भी उनका वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई अंदर उनके बॉडी के अंदर, उसके बाद जो कार्बनिक पदार्थ बचा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। मतलब सकल प्राथमिक उत्पादकता में क्या माइनस कर देंगे, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा। ठीक, टोटल ही ऊर्जा है एक तरीके से देखा जाए, जो अपना प्लांट उत्पादक करे वो टोटल ऊर्जा है, लेकिन उसमें से क्या माइनस कर देंगे, श्वसन, क्योंकि श्वसन करने में तो कुछ ऊर्जा का हानि हो रहा है। ठीक, उसको माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमें क्या बचेगा, शुद्ध उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है जी, ठीक है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादक क्या है, जो सकल टोटल है जो, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, श्वसन का, जो बचेगा वो हमें क्या मिलेगा, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों द्वारा अधिक मात्रा में संचित पदार्थों के कारण जीव भार में हुई वृद्धि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, अब क्या है, जो उपभोक्ताओं में विभिन्न विभिन्न स्तर पे अलग अलग सब जो एनिमल्स उनका अलग अलग स्तर है। ठीक है, उनके ऊर्जा प्रोवाइड करने का, जो ऊर्जा उत्पन्न करने का जो वैभव होता है, पोटेंशियल होता है, वो अलग अलग है। तो वही बोल रहे हैं, उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों द्वारा अधिक मात्रा में संचित पदार्थों के कारण जीव भार में जो वृद्धि हुई उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, द्वितीय उत्पादकता। विभिन्न ऊर्जा स्तरों से होकर ऊर्जा प्रवाह में जितनी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर को उपलब्ध होती है, कितनी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर को उपलब्ध हो रही है, केवल 10%। कितनी ऊर्जा उपलब्ध हो रही है एक स्तर से दूसरे स्तर को, केवल 10%। 90% क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रही है ऊष्मा की। ठीक, इसे बोलते हैं पारिस्थितिक कुशलता, इकोलॉजी इफिशियंसी। ठीक, क्लियर है। अब पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक क्या है, कैसे अपघटक हो रहा है इनका। ठीक, अपघटन वह प्रक्रिया है जिनके अंतर्गत अनेक सूक्ष्मजीव, कोई भी बॉडी अगर डेड हो जाती है तो उसको कौन अपघटक करे, उसका अपघटन कौन कराता है, सूक्ष्मजीव, शैवाल और बैक्टीरिया या जीवाणु और कवक, मृत पादप और जंतुओं के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे पोषक तत्व, CO2, जल आदि में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, कोई भी बॉडी है तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होगा वो जटिल होगा। ठीक, उस कार्बनिक पदार्थ को वो सूक्ष्मजीव किस में चेंज कर देते हैं, अकार्बनिक सरल पदार्थों में। क्लियर है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपघटन। अपघटन किसके द्वारा हो रहा है, अपघटन सूक्ष्मजीवों के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अपघटन की प्रक्रिया द्वारा न केवल मृत पादप और जंतु शरीर का अपघटन होता है, बल्कि प्रत्येक पोषी स्तर व उपस्थित उन कार्बनिक पदार्थों का भी अपघटन होता है जो उत्सर्जन या अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक, मतलब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं जंतु के शरीर में, उनका भी वो अपघटन कर देते हैं।
ना कि उनके बॉडी में जितने कार्बनिक पदार्थ हैं उनका अपघटन तो करते ही हैं, साथ साथ में जो उनका वेस्ट मटेरियल उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनका भी अपघटन कर देते हैं। ठीक, अब है खाद्य श्रृंखला। पादपों द्वारा भोज्य पदार्थों की ऊर्जा को एक रूप में संचित करना। ठीक है, फिर पादपों से विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों में भोजन के साथ इस ऊर्जा का स्थानांतरण, जो मैंने अभी फूड चेन बनाया था, ठीक है, उसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। जैसे उत्पादक प्लांट, फिर उसको शाकाहारी कौन खाया था? रैबिट। फिर रैबिट को कौन खाया? मांसाहारी कैट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये प्लांट हो गया, ठीक, ये रैबिट हो गया, ठीक, फिर ये कैट हो गया। ठीक, समझिए क्या ये अपघटन, ये क्या आ गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया। क्लियर है? ठीक है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। पादपों द्वारा भोज्य पदार्थों को ऊर्जा रूप में संचित करना तथा फिर पादपों में विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों में भोजन के साथ इस ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला चयन कहलाती है। उत्पादक खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है। क्या क्या है? उत्पादक है, उत्पादक को कौन खाएगा? शाकाहारी। फिर शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी। फिर मांसाहारी को कौन क्या होगा? अपघटन हो जाएगा। ये अपघटन कौन कराएगा? सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक, या कवक। अपघटक किसी खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तर है। ठीक है, ये लास्ट स्टेज होता है। जो अपघटक है ये क्या है? ये लास्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है। अपघटक क्या है? ये क्या है? लास्ट स्टेज है। ठीक है, ठीक। अपघटक किसी खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तर है जो मित्र उत्पादक व उपभोक्ता के जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर उन्हें सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है। जैसे अभी हमने अपघटन की परिभाषा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वही चीज। ठीक, अतः इनके मुख्य पुनः चक्रण में योगदान कर देता है। क्या है वो? प्रकृति में खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है। परिभक्षी खाद्य श्रृंखला, इसको बोलते हैं प्रेडेटर फूड चेन। ठीक, परजीवी खाद्य श्रृंखला, इसको बोलते हैं पैरासाइट, क्योंकि परजीवी क्या होता है? पैरासाइट, जो किसी दूसरे एनिमल से अपना फूड क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। ठीक, प्रेडेटर क्या होता है? किसी दूसरे को खा ही जाते हैं। ठीक, जैसे लॉयन है, डियर को क्या करेगा? खा जाएगा। अब मृतोपजीवी सैप्रोफाइट, किसी सड़े गले डेड बॉडी से अपना भोजन ऑब्टेन करेगा। तीनों क्लियर है? प्रेडेटर फूड चेन में क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? लॉयन और डियर। पैरासाइट में क्या आ जाएगा? कोई भी जोक का ले लीजिए जो ब्लड शक करता है। ठीक, और सेप्रोफाइट में बैक्टीरिया, ठीक है, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्लियर है? खाद्य जाल, प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल तंत्र बनाती हैं। ठीक है, खाद्य जाल क्या है? प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल तंत्र बनाती है। जैसे फूड चेन सिंपल था ना, फूड चेन क्या था? प्लांट था, फिर प्लांट को रैबिट खा रहा है, रैबिट को कैट खा रहा है, फिर कैट का अपघटन कौन कर दे रहा है? बैक्टीरिया। तो ये सिंपल है। लेकिन जो खाद्य जाल है वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो कोई भी किसी को भी खा सकता है। इसको लायन खा लिया, ठीक है, ठीक है, इसको मान लो डियर खा लिया, फिर डियर को लॉयन खा लिया, ठीक है, फिर जो लॉयन है कैट को भी खा लिया, फिर बैक्टीरिया लॉयन को भी डिग्रेडेट कर रहा है, तो जटिल कॉम्प्लेक्स हुआ, इसी को बोलते हैं खाद्य जाल। ठीक, प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल तंत्र बनाती हैं जिसे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के खाद्य में अनेक वैकल्पिक मार्ग बन जाते हैं। मतलब वो जरूरी नहीं कि उनको उन्हीं को खाना है, वो किसी को भी खा सकते हैं। कोई भी बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा सकता है। ठीक, खाकर अपना पेट भर सकता है, जो पारिस्थितिक तंत्र में समयावस्था के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट है पारिस्थितिक पिरामिड। क्या होता है पारिस्थितिक पिरामिड? ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का पोषण संरचना एक प्रकार उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था है। अरेंजमेंट है किसका? उत्पादक और उपभोक्ता का। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र इस पोषक संरचना का आलेखित ग्राफिक प्रदर्शन करते हैं, मतलब ग्राफ में प्रदर्शन करते हैं, ग्राफ द्वारा बताते हैं कि उनका पिरामिड कैसा बनना चाहिए। ठीक, इन आलेखों के सबसे नीचे पोषक स्तर, पोषक स्तर उत्पादक, सबसे ऊपर पोषक स्तर संरचना मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, तो सबसे नीचे प्लांट वाले उत्पादक होंगे। ठीक, फिर उसके बाद कंज्यूमर होंगे। कंज्यूमर में सबसे ऊंचा टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर का एग्जाम मतलब उच्च उपभोक्ता। उच्च उपभोक्ता में क्या आता है? लॉयन। ठीक, तो एक ग्राफ रिप्रेजेंट हुआ, अगर इसको मिलाएंगे तो एक ग्राफ मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं इन आलेखों में सबसे नीचे पोषक स्तर उत्पादक तथा सबसे ऊपर का पोषक स्तर सर्वोच्च मांसाहारी उपभोक्ता का होता है।
पारिस्थितिक पिरामिड का सिद्धांत चार्ल्स एस्टन के द्वारा सन 1927 में दिया गया था। ठीक है, ये पिरामिड का कॉन्सेप्ट किसने लाया? चार्ल्स एस्टन ने। कब लाया? 1927 में। ग्राफिक रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे नीचे क्या रखते हैं? उत्पादक, सबसे ऊपर मांसाहारी। ठीक है, उच्च मांसाहारी। ठीक, अब देख लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। बस इसमें इतना एग्जाम्पल ए याद रखने का याद है, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, ऐसा। ठीक, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव क्या होता है? सीधा होता है, राइट होता है, अप राइट। ठीक, अप राइट। ठीक, सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। ठीक, तो एक तो याद हो गया हम लोग को, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है? सीधा होता है। अब 2 देख लेते हैं। संख्या, नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर। इस पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर पर इकाई क्षेत्रफल में जीव की व्यक्तिगत संख्या दर्शाई जाती है। ठीक, इसमें नंबर्स, ठीक है, इसमें नंबर्स बताए जा रहे हैं ना, इसलिए पोषक स्तर पे कितने इकाई क्षेत्रफल में जीव की कितनी संख्या उसको दिखाई जाती है, इसलिए नंबर्स बोल रहे हैं। अब जैव भार का पिरामिड, बायोमास, कितना बायोमास कलेक्शन हो रहा है। यह पिरामिड किसी इकाई के आयतन में, एक निश्चित एरिया में उपस्थित सजीवों का शुष्क भार या जैव भार प्रत्येक पोषित स्तर पर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सीधा होता है, लेकिन ये जो ऊर्जा संख्या पिरामिड और जैव भार का पिरामिड है वो किसी केस में सीधा होता है और किसी केस में उल्टा होता है। ठीक, ये सब आप देख लीजिएगा जरूर से। ठीक, ऊर्जा का पिरामिड क्या है? इस पिरामिड द्वारा विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा का वह एक दशीय मार्ग प्रवाह द्वारा दर्शाया गया है। एक दशीय इसलिए बोल रहे हैं सीधा होता है। ठीक, यह सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सदैव सीधा होता है। ठीक, अब है पारिस्थितिकी का अनुक्रमण। ठीक है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि में विभिन्न समुदायों का क्रमबद्ध स्थानांतरण पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। मतलब सक्सीशन, आगे बढ़ना। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कैसे कोई प्लांट या कैसे कोई जैविक और अजैविक घटक अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो वही बोल रहे, किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि में विभिन्न समुदायों का क्रमबद्ध का स्थानांतरण मतलब चेंज करना एक स्थान से दूसरे स्थान, पारिस्थितिकी अनुक्रमण सक्सीशन कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सक्सीशन और सेकेंडरी सेक्शिएशन। ठीक, पहला है प्राइमरी सेक्शिएशन। पूर्व में समुदाय रहित स्थान पर आरंभ होने वाला अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है और सबसे पहले विकसित होने वाला समुदाय, अग्रणी समुदाय, पायनियर कम्युनिटी कहलाता है। मतलब पायनियर का मतलब जहाँ से शुरुआत हो रही है। ठीक है, जहाँ से शुरुआत हो रही है, जहाँ से सक्सीशन होना, अनुक्रमण होना शुरू हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं प्राइमरी सक्सीशन। इसी को क्या बोलते हैं? पायनियर कम्युनिटी। कोई एक समुदाय बना, उस समुदाय का निर्माण जैसे ही शुरू हुआ उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। जैसे एक मूवी में जैसे ही टेलर होता है, ठीक, टेलर दिखाया जाता है तो वो पायनियर टेलर होगा। ठीक है, इसलिए उसको टेलर बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे कोई भी एक समुदाय का आरंभ ही उसका क्या कहलाता है? पायनियर कम्युनिटी। अब सेकेंडरी सक्सेशन, किसी स्थान पर किसी भूतपूर्व प्राथमिक समुदाय के नष्ट होने पर किसी दूसरे समुदाय का विकसित होना द्वितीय अनुक्रमण कहलाता है। प्राइमरी सक्सेशन में पहले कहीं कुछ नहीं था, वहां से शुरुआत हुई, आरंभ होना, जीवों की संख्या, जीवों का प्रारंभ शुरू हुआ। ठीक, उसको पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक, लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन ऐसा नहीं है, पहले वहां भूतपूर्व कोई समुदाय था, अब वो समुदाय क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब वो समुदाय नष्ट हो गया, उसकी जगह एक नया समुदाय बना, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक, नोट देने वाली बात ये बात है, शुष्क क्षेत्र में होने वाला पारिस्थितिक अनुक्रमण मरुक्रमक कहलाता है। क्या कहलाता है? मरुक्रमक। क्यों? क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र में हो रहा है। ठीक, एवं तालाब, झील या पोखर में होने वाला अनुक्रमण जलक्रमक रहता है। जो शुष्क क्षेत्र में होगा उसको मरुक्रमक कहेंगे, जो जलीय में होगा उसको जलक्रमक, तालाब झील में होगा उसको जलक्रमक। ठीक, अब है जैव भू रासायनिक चक्र। ये क्या होता है? परितंत्र में पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु व दीर्घ तत्वों का अजैविक से जैविक व जैविक से पुनः अजैविक घटकों में प्रभाव होना। मीन्स ये साइकिल चलता रहेगा, रासायनिक चक्र चलता रहेगा। अजैविक से जैविक में जाएगा, फिर जैविक से अजैविक में जाएगा, फिर वह अजैविक से जैविक में। ठीक, ये साइकिल क्या होगी? एक साइकिल बन गई। ठीक है, एक साइकिल बन गई, इसी दिखा रहे हैं। अजैविक से, ठीक, कहाँ जाएगा? जैविक में। फिर जैविक से में कहाँ से जाएगा? अजैविक में। फिर अजैविक से कहाँ जाएगा? जैविक में। तो एक साइकिल बनी।
ठीक। तो वही बोल रहा है परितंत्र में पोषक तत्व, जिसमें जितने भी पोषक तत्व हैं, जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व लघु या दीर्घ, जो माइक्रो और मैक्रो, ठीक, अजैविक से जैविक व जैविक से पुनः अजैविक घटकों में प्रवाह स्थानांतरण होता है, उन्हें जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। मुख्यतः 6 मूल तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनपीएस का उपयोग सभी मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में होता है। ठीक, कौन से मुख्य 6 तत्व हैं? CHO, ऐसे याद कर सकते हैं, CHO NPS, CHO NPS, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, CHO NPS, ठीक, 6 हो गए, CHO NPS का उपयोग सभी मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के निर्माण में होता है। या 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय, अवसादी। गैसीय में क्या आ जाएगा? गैस जो होते हैं नाइट्रोजन, कार्बन। अवसादी ये गैस फॉर्म में नहीं होते, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? नोट, दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। मैंने इसके पहले जो और चैप्टर था उसमें बताया था, जो दलहनी फसलों में जो जीवाणु पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? राइजोबियम जीवाणु। ये वायुमंडल में, जितने भी वायुमंडल में नाइट्रोजन होते हैं उनको यौगिकों में बदलकर जमा करते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन युक्त खाद की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, जितने भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, जैसे जितने भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, राइजोबियम बैक्टीरिया इनको लाएगा, ठीक है, फिर किसी भी नाइट्रोजन की फॉर्म में फिक्स कर देगा। कहाँ? सॉइल में कर देगा, सॉइल में, ठीक है, कहाँ कर देगा? सॉइल में, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास शैवाल क्या है? नाइट्रोजन की स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। राइजोबियम भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेकिन कहाँ के नाइट्रोजन की? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को। वायुमंडल में कार्बन मुख्यतः CO2 के रूप में पाई जाती है। ठीक, पता है सबको, वायुमंडल में कार्बन मुख्यतः CO2 के रूप में पाई जाती है, जिसका उपयोग उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करके भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जीव इन कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। जो जीव है इन कार्बनिक पदार्थों को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? भोजन के रूप में। क्लियर है? श्वसन, अपघटन और ईंधन जलाने से वातावरण में CO2 में निर्मुक्त हो जाती है। यह चक्र कार्बन चक्र कहलाता है। अगर किसी आप कार्बन को, किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो उससे अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट है तो किस फॉर्म में रिलीज होगा, किस फॉर्म में निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। वो कहाँ चला जाएगा? वातावरण में। ठीक है, यही चक्रण क्या कहलाता है? कार्बन चक्रण। ठीक, अब है परितंत्र सेवाएं। ठीक, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादन को परितंत्र सेवाएं कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादन को क्या बोलते हैं? परितंत्रिक सेवाएं। रॉबर्ट कोस्टेंजा, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने उनके साथियों ने वर्तमान के प्रति की जीवन समर्थक सेवाओं, बेसिक लाइफ सपोर्टिंग ऑफ नेचर सर्विस, कौन सा बेसिक चीज़ें हैं जो लाइफ को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, का मूल्यांकन करने का एक प्रयास किया। ठीक, कौन, किसने किया था? रॉबर्ट कोस्टेंजा ने। उनके अन्य शोधकर्ताओं के अनुसार इस मूलभूत पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं का एक वर्ष कीमत का औसतन 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित की है। मतलब एक वर्ष में कितना पारिस्थितिक तंत्र में सेवाएं कितनी ज़रूरत है? 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो उस अंदाजा आप लगा सकते कितने ज़्यादा पैसे हैं। ठीक, यह मूल्य वैश्विक सकल उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी और GNP की कीमत के लगभग 3 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है? वैश्विक सकल उत्पाद से 3 गुना, जो 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक, अब ये है क्या सेवा? इसमें आता क्या? कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसा हेल्प दे रहे हैं, ठीक है, कैसा बेसिक सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं लाइफ के लिए। न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषकों का चक्रण, बायोडाइवर्सिटी को कांस्टेंट बनाए रखना, उसमें कोई डिस्टर्ब न होना, वन्य जीवों को आवास उपलब्ध करना, जगह दिलाना उनको। ठीक, मृदा में अपशिष्ट पदार्थों का विघटन कर उर्वरा व निर्माण पादपों में परागण। ठीक, कार्बन संग्रहण के लिए स्थल प्रदान करना। ठीक है, और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। ठीक, ये 6 पॉइंट उन्होंने दिए थे और इसमें कितने पैसे लगते हैं? 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। किसने दिया था? रॉबर्ट कोस्टेंजा ने। ठीक है, सो गाइस इस चैप्टर में इतना है। ये एक शॉर्ट टाइप्स का रिवीजन नोट्स है। ठीक है, इसके लिए आप NCERT ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है। और गाइस आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।
हेलो वेलकम। अगर अब तक YouTube के सबसे नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें, सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।